अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे कन्नड़, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पाठ्य पुस्तक में जो लेसन पार्ट में यानी गद्य भाग पार्ट आता है, तो इसमें 4th लेसन है पाठ 4 एदेगे बिद्द अक्षर। इस लेसन को लिखा है देवनूरा महादेवा। तो इस लेसन के ऑलरेडी 3 क्लासेस कर चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर को। तो पिछले पार्ट 3 में हमें आथर का इंट्रोडक्शन, कृतिकार परिचय, आशय, पदಗಳ अर्थ और अभ्यास प्रश्नಗಳು जो क्वेश्चन आंसर्स आती हैं जो टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें का फर्स्ट मेन के यानी ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ के 5 क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में समझा करूँ। तो आज जो है उसी का पार्ट यानी एक्सरसाइज का पार्ट आज पार्ट 4 में यानी चौथी क्लास में आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज पार्ट 4th क्लास है, तो तुम स्क्रीन पे देख सकते हैं एदेगे बिद्द अक्षर का अभ्यास प्रश्नಗಳು यानी क्वेश्चन का जो पार्ट है, क्वेश्चन एक्सरसाइज का पार्ट है, वो टेक्स्ट बुक का पेज। तो पुटದ संख्ये 38, पेज नंबर 38। तो ऑलरेडी पिछली क्लास में मैं 5 सवाल जो फर्स्ट मेन के ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझा करूँ वर्ड टू वर्ड। तो आज नहीं कर रहा हूँ, तो उसके आगे वाले जो बचे थे 6th क्वेश्चन वहाँ से कर रहा हूँ। तो ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ दिए गए सवालों को एक एक जुमले में जवाब दीजिए। तो इस मेन में हर सवाल के सही जवाब को 1 मार्क्स मिलता है। तो एदेगे बिद्द अक्षर का फर्स्ट मेन उसका जो है 6th क्वेश्चन प्रश्न 6। तो क्या है सवाल देखेंगे, अशोक पै ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದು। तो 6th क्वेश्चन है प्रश्न 6, अशोक पै जो ही ಅವರ उनका वृत्ति यावुदु, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका जॉब क्या है। वृत्ति का तो उनका प्रोफेशन, काम, वर्क, उसको बोलते हैं वृत्ति। यावुदु कौन सी। अशोका पै कर को एक शख्सियत इस लेसन में देवनूर महादेवा इस लेसन के जो आथर हैं एदेगे बिद्द अक्षर, तो अशोका पै के बारे में बता को ही। तो उन्होंने अशोका पै क्या काम करते थे, उन्होंने प्रोफेशन लाइफ उनकी क्या थी। तो ऑलरेडी लेसन एक्सप्लेनेशन में ये बता को हूँ। तो अब हमें आंसर के तरफ जाएंगे, उसी का आंसर क्या है अब मैं आंसर के साथ भी समझाने वाला हूँ। तो 1 मिनट स्क्रीन चला गया, तो दोबारा मैं तुम ना स्क्रीन शेयर कर को बताता हूँ। वेट अ मोमेंट। तो इधर आ गया टेक्स्ट बुक का पेज। तो अभी आंसर का पेज में शेयर कर रहा हूँ। तो अशोक पै ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದು सवाल देखिए हमें। अब उसी का आंसर की तरफ जा रहा हूँ। आंसर को अब मैं क्वेश्चन और आंसर को समझा रहा हूँ। तो ये साइड आंसर है। तो प्रश्न 6 सेम जो टेक्स्ट बुक में देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न 6 सवाल नंबर 6, अशोक पै ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದು। अशोक पै उनकी प्रोफेशन या उनका काम क्या था। तो अशोक पै उत्तर जवाब में लिखती, अशोक पै ಅವರ ವೃತ್ತಿ वैद्य वृत्ति, इವರು मनोवैद्यरागिद्ದರು को लिखती। तो क्या लिखते हैं आंसर, अशोक पै जो इस लेसन में मेंशन कर रही बता को ही देवनूर महादेवा इस लेसन के बारे में, इस लेसन में जो एदेगे बिद्द अक्षर लेसन है, तो इसमें एक शख्सियत अशोक पै कर को उनके बारे में बता के, तो उनका अशोक पै उनका ಅವರ उनका वृत्ति जॉब या प्रोफेशन जो था वैद्य वृत्ति, उन्होंने पेशे से डॉक्टर थे। वैद्य का तो डॉक्टर, वृत्ति का तो प्रोफेशन, उनके पेशे से उन्होंने डॉक्टर थे, उन्होंने हकीम थे, उन्होंने वैद्य वृत्ति। इवरू तो उसमें उन्होंने क्या स्पेशलाइजेशन थे वो बता रही। इवरू मनोवैद्यरागिद्ದರು, इन्हों एक साइकेट्रिक डॉक्टर थे। मनोवैद्य का तो एक साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट के जो डॉक्टर आती उनको बोलती मनोवैद्य। अब डॉक्टर का तो बहुत सारे किस्म की आती हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट आती नहीं, उसी तरह न्यूरोलॉजिस्ट आती, न्यूरो के रिलेटेड, ENT के स्पेशलिस्ट आती, ऐसा बहुत सारे अलग अलग जो हमारे जिस्म के आज़े हैं उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग रहती, स्किन के अलग रहती, बोन्स के अलग रहती है नहीं। तो उसी तरह हमारे जो जज्बात, जो हमारे इमोशंस हैं और हमारे जो उसके रिलेटेड हमारे एक डॉक्टर्स आती हैं, तो उनको बोलती मनोवैद्या, यानी एक साइकेट्रिक मन के जो डॉक्टर रहती उनको मनोवैद्या अगर को बोलती। तो अशोक पै जो ही पेशे से उन्होंने वैद्य वृत्ति डॉक्टर थे, तो उसमें उन्होंने क्या स्पेशलाइजेशन थे तो मनोवैद्यरागिद्ದರು, उन्होंने एक मनोवैद्य, एक साइकेट्रिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। तो ये लिखे तो 1 मार्क तुम ना, खाली वैद्य वृत्ति लिख डाले तो मार्क्स मिलता है। तो डिटेल से मनोवैद्य को लिखे तो तुम ना अच्छा रहता है।
तो एज यूजुअल मनोविद्या करको बता के इस लेसन में। तो अगले सवाल के तरफ जाएंगे हमें। प्रश्न 7, तो टेक्स्ट बुक का पेज में शेयर कर रहा हूँ, ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 38, पेज नंबर 38। ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಉಸ್ಮೆ ಕಾ 7th ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರಶ್ನೆ 7, ದೇವನೂರರ ನನ್ನ ದೇವರು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ। तो इस लेसन में देवनूरा महादेवा जो ही ऑथर, ओके, उनको देवनूररा करको बोल रही सो। नन्ना देवरू उन्होंने मेरा भगवान करको बोली ना, तो उन्होंने कौन यार एम्बुदन्नु कौन करको यहाँ पर क्लियर कट बताओ, स्पष्टीकरिसी, क्लैरिफाई करो, बताओ, क्लैरिफाई करो, समझो। कौन सा उन्होंने भगवान करको मानते थे उसको हमने यहाँ पर इस लेसन में बताओ। देवनूरा महादेवा को देवनूरा करको शॉर्ट में देखो ही, तो उन्होंने नन्ना देवरू करको बोल को ही, मेरा भगवान करको इस लेसन में बोल को ही एक तरफ। तो उन्होंने कौन करने का यार एम्बुदन्नु स्पष्टीकरिसी, यहाँ क्लैरिफाई करो। तो देवनूर महादेवा जो मेरा भगवान करको इस लेसन में बोल रही ना, उन्होंने कौन करको क्लैरिफाई करो, कौन उन्होंने भगवान मानते थे, किसको भगवान मानती। तो प्रश्न 7, सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में देखे। प्रश्न 7 सवाल नंबर 7 ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। देवनूर नन्न देवरू यारेंबुदन्नु स्पष्टीकरिसी। देवनूर के हिसाब से मेरा भगवान कौन करने का है, क्लैरिफाई करो, स्पष्टीकरिसी। उत्तर जवाब में लिखती, देवनूरर नन्न देवरू मने मंचम्म ಹಾಗೂ बुद्ध। तो दो चीज़ यहाँ बताना, देवनूरा महादेवा जो है उनको शॉर्ट में देवनूररा करको देखो। तो देवनूरा उनका नन्ना देवरू मेरा भगवान करको बोल रही ना, वो किसे का, तो नन्ना देवरू मेरा भगवान जो है मने मंचम्मा, एक इसमें स्टोरी जो आ रही है मने मंचम्मा की, तो वो मने मंचम्मा और एक हागू और बुद्धा भगवान को भी नो देवरू, यहाँ नन्ना देवरू दो लोगों को मेंशन करिए। एक मने मंचम्मा को भी नन्ना देवरू बोल रही, जो कि विलेजर्स की जो गॉडेसेस है, ग्राम देवते, और दूसरी तरफ बुद्धा जो सिद्धार्थ किस तरह से बुद्धा बने, तुमने मालूम है बुद्धिज्म का एक रिलीजियन है, तो उस बुद्धा को भी नन्ना देवरू बोल रही है। मेरा भगवान एक ग्राम देवते यानी विलेज की गॉडेसेस जो है मने मंचम्मा, उन्हें और एक कौन का, तो बुद्धा। सो देवनूरर नन्न देवरू मने मंचम्म ಹಾಗೂ बुद्ध। देवनूरा महादेवा जो है नन्ना देवरू मेरा भगवान करको किसे बोल रही है, तो एक मने मंचम्मा को ಹಾಗೂ और दूसरा बुद्धा को, दोनों को नन्ना देवरू यानी मेरा भगवान करको बोल रही। तो ये लिखे तुम्हें 1 मार्क्स। तो इस तरह के इस मेन के हमें लास्ट क्लास में जो है 5 और इस क्लास में 2, टोटल 7 क्वेश्चन ही टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में अभ्यास प्रश्नों में ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, तो 7 भी जो है हमें वर्ड टू वर्ड समझे। अब सेकेंड मेन आ मीन्त अभ्यास प्रश्नों में ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ में आ मीन्त सेकेंड मेन। तो हेडिंग क्या है, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ दिए गए सवालों को 3-4 3 या 4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ जुमलों में उत्तरिसी, जवाब दीजिए। नीचे दिए गए सवालों को 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए करको दे रही। तो इसमें हर सवाल का सही जवाब को 2 मार्क्स मिलता है, क्योंकि तो यहाँ 3-4 करको कभी भी आया तो थोड़ा लेंथी आंसर लिखना। ಒಂದು वाक्य का तो 1-2 लाइन में हो जाता है, 3-4 लाइन का तो 5 लाइन तक भी कभी कभी जाता है, तो इसलिए इसको रिवार्ड अवार्ड भी जो है ज़्यादा मिलता है, 2 मार्क्स मिलता है। तो इस मेन में हर सवाल के सही जवाब को 2 मार्क्स मिलता है। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है टेक्स्ट बुक में देखेंगे। तो अशोक पै प्रश्न 1, अशोक पै ಹೇಳಿದ संशोधना सत्यवेनु। तो प्रश्न 1 सवाल नंबर 1 है, अशोक पै ಹೇಳಿದ, अशोक पै जो इस एक शख्सियत इस लेसन में देवनूरा महादेवा जो बता को इनके बारे में, एक उन्होंने वैद्यरू, एक मनोवैद्य, उन्होंने साइकाट्रिक डॉक्टर करको, तो उन्होंने एक रिसर्च करे थे, संशोधना एक रिसर्च करको ही उसकी सत्यवेनु सच्चाई क्या है, उन्होंने जो रिसर्च करी उसकी सच्चाई क्या है। अशोक पै जो है उन्होंने एक रिसर्च कर कोई मन के बारे में, ओके, तो उन्होंने उस रिसर्च कर को ना उसके बारे में लिखना। जो देवनूर महादेवा इस लेसन में बखूबी क्लियरली हम ना समझा के, जो लेसन एक्सप्लेनेशन के टाइम में मैं बता हूँ, लेकिन अब क्वेश्चन उसी के ऊपर आया 2 मार्क्स का, तो मैं आंसर भी समझाने वाला हूँ। तो अशोक पै ಹೇಳಿದ संशोधना सत्यवेनु, अशोक पै जो साइकेट्रिक के डॉक्टर ही मनोवैद्यरू ही, उन्होंने इस लेसन में जो बोलने वाली एक उनकी जो रिसर्च की गई जो ट्रूथ थी, सच्चाई थी, उस रिसर्च के बारे में बताओ, उसकी सच्चाई के बारे में बताओ। तो आंसर की तरफ जाएंगे जो कि 2 मार्क्स का है।
तो सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में हमें जो देखे वही क्वेश्चन है ना। तो स्क्रीन पे एक बार शेयर करता हूँ क्लियरली। हाँ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ तो सेम हेडिंग देख सकते हैं, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ। सेम हेडिंग जो टेक्स्ट बुक में देखे वो है ना। दिए गए सवालों को 3-4 जुमलों में जवाब दीजिए, तो हर सवाल का सही जवाब 2 मार्क्स मिलता है। प्रश्न 1 सवाल नंबर 1, अशोक पै ಹೇಳಿದ ಸಂಶೋಧನಾ सत्यवेनु। तो सेम क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में हमें देखे, अशोक पै ಹೇಳಿದ संशोधना सत्यवेनु। अशोक पै जो बोलती संशोधना रिसर्च की जो सच्चाई क्या है, सत्यवेनु। अशोक पै एक डॉक्टर, जो साइकेट्रिक के डॉक्टर ही उन्होंने, साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने बोलने वाली एक रिसर्च की बात को यहाँ पर लिखना। तो उत्तर जवाब, अशोक पै ಹೇಳಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಯಾವ ಜೀವಿಯು ತನ್ನಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗೆ ಆಗುವ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ, अभी आंसर कंटिन्यू है, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಪನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೇನೋ, ಈ ಅನುಕಂಪನ ಇಡೀ ಜೀವ ಸಂಕುಲವನ್ನೇ ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ। तो आंसर में बोला जा रहा है कि अशोक पै जो बोलने वाले रिसर्च की सच्चाई क्या कहते, तो आंसर में बोल रही अशोक पै ಹೇಳಿದ, अशोक पै जो बोल रही संशोधना रिसर्च की सत्यवेंदरे, रिसर्च की सच्चाई क्या कहते, संशोधना सत्यवेंदरे रिसर्च की सच्चाई क्या कहते, ಯಾವ जीवियु कौन सा जानवर, ಯಾವ जीवियु कौन सा जानवर, कौन सा एनिमल जो है, कौन सा भी एनिमल जो है, कौन सा भी मखलूक जो है, तन्नष्टक्के अपने होते को, तानिल्ला अपने होते को अपने नहीं है, अपने आप में से अपने होते को अपने उन्हें नहीं है, कौन सा भी मखलूक है, जानवर है, ये जानदार चीज़। ಯಾವುದೇ और ಯಾವುದೇ कौन सा भी जीवी के, कौन से भी एक मखलूक को, एक जीव जंतु को जो है आगुआ होने वाली दुख दुम्माना, गम और परेशानी, गम और सैरोनेस और जो आफत जो है परिसरದಲ್ಲಿ, उसी एनवायरनमेंट में, उसी जो है माहौल में उसिराड़ुत्ता जो सांस लेने वाले ಎಲ್ಲ, सभी सांस लेने वाले सभी जीविಗಳಲ್ಲೂ, यानी मखलूक में, हर एक लिविंग बीइंग में कंपना, एक वाइब्रेशन उंटू ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, पैदा करता है क्या कि, एक वाइब्रेशन पैदा उंटू पैदा ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೇನೋ, करता है क्या कि। सो ಈ अनुकंपना, ये सिंपति, ये जो है सिंपति, ये अनुकंपा जो है इड़ी सारे जीव संकुलवन्ने, सारे लिविंग बीइंग कुछ, सारे एनिमल्स कुछ जो है ಒಂದು एक करको बोलता है, ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, एक करको बोलता है। तो आगे है अशोक पै बोलने वाले रिसर्च की सच्चाई क्या है, अशोक पै जो बोलती तो ಹೇಳಿದ संशोधना सत्यवेनु, अशोक पै बोलने वाली रिसर्च की सच्चाई क्या है। तो जवाब में लिखती हूँ उत्तरा में, अशोक पै बोलने वाली एक रिसर्च की जो सच्चाई क्या है तो कौन सी भी एक मखलूक, कौन सी भी एक जीवी, कौन सी भी जो जानवर जो है अपने आप में अपने होते को नहीं है, सभी जो लिविंग बीइंग जो है होने वाली गम और जो आफतें जो हैं उसी एनवायरनमेंट में, उसी माहौल में सांस लेने वाले सभी जो है लिविंग बीइंग में, सभी लिविंग बीइंग में या सभी जीव जंतु में जो है वाइब्रेशन पैदा करता क्या कि। सो ये सिंपति, ये जो हमदर्दी जो है सारे लिविंग बीइंग में, सारे मखलूक़ात को एक करको बोलता है, सारे मखलूक एक करको बोलता है उनका रिसर्च। यानी उन्होंने उसमें डिटेल लेसन में बोली, जिस तरह से वो सब पॉइंट नहीं लिखो, क्योंकि यहाँ 3-4 वाक्यಗಳು लिखने से फाइनल कंक्लूजन लिखना, तो उसमें डिटेल लेसन में क्या बोली, एक तरह से जो लेसन एक्सप्लेनेशन में बता दूँ। एक रूम में कुछ बंदे बैठे रहते हैं, वो टीवी वॉच करते रहती हैं, और एक बाजू ही रूम में कुछ बंदे बैठे रहती हैं, आपस में बात करते रहती हैं। तो इन्हें टीवी में एक मर्डर का सीन आया, तो इनको जो गम क्या फील होता है, बाजू जो नहीं देख रही वो रूम वाले को भी वो जो है इस तरह की घबराहट फील होती है।
तो एक एग्जाम्पल, तो उसका कंक्लूजन क्या कर को फाइनली इसमें वो सब डिटेल नहीं दी, कंक्लूजन बता दली क्या कर को बोल रही है अशोका पै की रिसर्च की सच्चाई क्या कर तो कौन सी भी एक मखलूक या जो जीवी जो लिविंग बीइंग है अपने होते को अपने आप में अपने होते कुछ अपने होने नहीं है। कौन सा भी एक लिविंग बीइंग जो है उसको होने वाली गम आफतें जो है उसी एनवायरनमेंट में सांस लेने वाले सभी लिविंग बीइंग को उसका एक वाइब्रेशन पैदा करता क्या कि, तो ये एक सिंपति एक जो हमदर्दी जो है इससे पता चलता है कि सारे मखलूक़ात जो हैं एक सारे मखलूक एक कर को बोला जाता है। तो ये फाइनल कंक्लूशन, सारे मखलूक एक कर को बोला जाता है। तो डिटेल में पूरा पॉइंट लिखना क्यों तो 2 मार्क्स का है तुमना। तो नेक्स्ट प्रश्न 2 की तरफ जाएंगे। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 2 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ जो ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ है तो में इसमें ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಕರೆ अब ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಸವಾಲ್ ನಂಬರ್ 2 ವಚನಕಾರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಎಂದರೆ ಏನು ವಿವರಿಸಿ। तो वचनकारों को तो जो वचना साहित्य में बोले ऑलरेडी, जो लेसन एग्जामिनेशन में बोली हूँ, पिछली क्लास में भी बोली हूँ, जो वचना साहित्य वचना की जो लिटरेचर जो बना है 11 या 12वीं सदी में तो उनको वचनकारों बोलती। उन्होंने जो नज़म पैदा करे उसको वचना साहित्य वचनगलु बोलती। तो उसके जो ऑथर वचनकारों, तो वचनकारों के नज़र में उनके नज़रियत के हिसाब से दृष्टिಯಲ್ಲಿ उनके नज़र के हिसाब से उनके नज़रिए से अरिवु ಎಂದರೆ अवेयरनेस कतो मालूमात अरिवु अवेयरनेस ಎಂದರೆ ಏನು कतो क्या अरिवु कतो क्या विवरिसी उसको वजाहत करे, उसको डिटेली बताओ। विवरिसी का तो डिटेल में बताना। तो वचनकारों के जो है नज़रिए से अरिवु कर को बता की ना इस लेसन में अरिवु करने का मतलब अवेयरनेस कर को अवेयरनेस फैलाओ बोलती नहीं, तो उस तरह की अवेयरनेस का तो अरिवु। तो अवेयरनेस का तो क्या, अवेयरनेस का तो क्या, अरिवु का तो क्या, इसको डिटेल में बताओ विवरिसी। तो वचनकारों के हिसाब से जो इस लेसन में जो बता कि अरिवु अवेयरनेस कर को जो वर्ड आपको है उसका मतलब क्या, इसको डिटेल से बताओ। तो उसका आंसर अब देखेंगे। सेम क्वेश्चन देख सकते हैं तुम्हें, उसका सवाल भी है आंसर भी है। प्रश्न 2 सवाल नंबर 2 वचनकारों दृष्टिಯಲ್ಲಿ अरिवु ಎಂದರೇನು विवरिसी। तो वचनकारों के जो नज़रिए से अरिवु का तो क्या इसको वजाहत करे, इसको बोले। तो उत्तर जवाब ವಚನಕಾರರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಅಂದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಇರುವ ಕೇವಲ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಅನುಭವದಿಂದ ಒಡಮೂಡುವುದು, ಅದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದದ್ದಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅದು ತರ್ಕವಲ್ಲ, ನಡೆಯಿಂದ ನುಡಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ಅರಿವು। तो यहाँ पे आंसर में जवाब में बोला जा रहा है वचनकारों दृष्टिಯಲ್ಲಿ वचनकार के नज़रिए से वचनकारों जो इस लेसन के जो जो वचन साहित्य के जो ऑथर्स थी वचनकारों उनके नज़रिए से उनके हिसाब से दृष्टिಯಲ್ಲಿ अरिवु यानी अवेयरनेस का तो अंदर अवेयरनेस का मतलब है तन्नष्टಕ್ಕೆ तानु अपने होते कुछ आप अपने आप कुछ इरुवा अपने होते कुछ जो रहने वाली केवल सिर्फ जो है ತಿಳಿವಳಿಕೆ समझ अपने आप को जो रहती है समझ उसको अरिवु और ज्ञान मात्र अल्लाह नॉलेज सिर्फ नहीं अदु यानी अरिवु अवेयरनेस जो है क्रिया या अनुभवದಿಂದ एक काम के जो है तजुर्बा से ಒಡಮೂಡುತ್ತದೆ अंदर आती है, एक काम के जो है एक्सपीरियंस से जो है वो पैदा होती है बनती है अदु। और उसको अरिवु को जो है ಕೇಳಿ ತಿಳಿದದ್ದಲ್ಲ सुनकर समझने का नहीं, ಕೇಳಿ ತಿಳಿದದ್ದಲ್ಲ सुनको समझने का नहीं, क्रियೆಯಲ್ಲಿ काम में ಮೂಡಿದ होने वाली या पैदा होने वाली एक समझ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅದು तर्कवल्ला वो लॉजिक भी नवे, इट्स नॉट लॉजिक तर्कवल्ला का तो। सो ನಡೆಯಿಂದ ನುಡಿ चाल से बात ಹುಟ್ಟಿದರೆ पैदा हुई तो चाल से जो बात पैदा हुई तो उसको बोलती अरिवु अवेयरनेस। तो अरिवु अवेयरनेस के बारे में इतना पूरा डिटेल में लिखना तुम्हें। क्या लिखती वचनकारों के नज़रिए से अरिवु या अवेयरनेस का मतलब क्या है इसको डिटेल से लिखो अगर को बोली।
तो सबसे पहले लिखती हूँ तुम्हें वचनकारों जो वचना साहित्य के ऑथर्स इनको वचनकार बोलती हैं। तो वचनकारों के नज़रिए से अरिवु का मतलब है अपने होते कुछ जो रहने वाली सिर्फ समझ, अपने आप को जो सब कुछ जो समझ रहती है नहीं, उनकी समझ रहती है, मैं ये करना ये नहीं करना, तो उस समझ कुछ अरिवु बोलती। तो आगे कंटिन्यूटी बोल रही, नॉलेज सिर्फ नवे तो अरिवु अवेयरनेस जो है काम करे तो उससे जो तजुर्बा हासिल होता है उससे पैदा होता है। और अरिवु जो है सुन को समझने का नहीं, सुंदले तो आता नहीं, अरिवु एक अवेयरनेस वो करे तो काम कौन सा भी करे तो उससे जो पैदा होती है समझ नहीं, वो समझ ही अरिवु अवेयरनेस। और वो लॉजिक भी नवे, इट्स नॉट लॉजिक तर्क वाला। और जो चाल है उससे जो बात पैदा होती है नहीं, वोच अरिवु, वोच जो अवेयरनेस समझ कर को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अरिवु के बारे में पूरा डिटेल से तुम्हें लिखना, तो यू विल गेट 2 मार्क्स। तो हाईलाइटेड पॉइंट क्या, अरिवु को तो अपने आप को जो हर एक को जो रहती है समझ, वो नॉलेज सिर्फ नवे, वो कौन से भी काम से जो हमने तजुर्बा से पैदा होती है वो सुन को समझ सकते नहीं, काम से जो पैदा होती है वो समझ, और वो लॉजिक भी नवे। तो तमाम पॉइंटों को लिखना, और चाल से जो बात जो पैदा होती है, जो मूवमेंट से वर्क से जो बात पैदा होती है हमारे अंदर से वो करने से, तो वो एक समझदारी को जो है अरिवु अवेयरनेस बोला जाता है। तो पूरा लिखे तुम्हें 2 मार्क्स यू विल गेट। सो 2 मार्क्स के 2 हमें समझे, 4 मार्क्स का 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 2 सवाल थे, हर एक को 2-2 मार्क्स, इसके 2 मार्क्स, इसके 2 मार्क्स, तो टोटल 4 मार्क्स का हमें सीखे। अब आगे ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ अक्षर का ई मेंथ एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्नों में नेक्स्ट मेंथ के तरफ जाएंगे। तो ई मेंथ आता अगला मेन, क्योंकि 2 सवाल आए सो 2 भी हमें उसके जवाब सीख लिए। ಈ मेंथ में ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज है, एक्सरसाइज का पेज है, ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ अक्षर। सो पेज नंबर ऑलरेडी बिगिनिंग में बताया हूँ, पुटದ संख्या 38 करको 38। तो उसमें ई मेंथ है, ಕೊಟ್ಟಿರುವ दिए गए प्रश्नेಗೆ सवालों को 8-10 8 या 10 8-10 8 या 10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ जुमलों में उत्तरिसी, जवाब दीजिए। मतलब दिए गए सवालों को 8 या 10 जुमलों में जवाब लिखना। तो इसका लेंथी आंसर लिखती, लेकिन रिवार्ड भी तुमने ऐसा मिलता है। इस सवाल का सही जवाब लिखने पर आपको 4 मार्क्स मिलती, 4 मार्क्स का ये मेन 8-10 वाक्यದಲ್ಲಿ उत्तरिसी। अगर कभी भी आया तो ये मस्ट एंड शुड आता तुम ना एग्जाम में, इसके ऊपर इस मेन से क्वेश्चंस आती, तो उसका जो है जवाब लिखे देखो तुम ना अच्छा खासा 4 मार्क्स मिल जाते। तो सवाल क्या है देखेंगे, 4 मार्क्स का सवाल, कवि सिद्धलिंगಯ್ಯ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ। तो इस नज़म में जो कवि इस सबक में ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ अक्षर इस सबक में कवि एक पोएट आती, सिद्धलिंगಯ್ಯ कर को एक पोएट को मेंशन कर कोई पोएट कवि सिद्धलिंगಯ್ಯ कर को उनके बारे में बोल कोई। तो उन्होंने बोलने वाली ಹೇಳಿದ कथेಯನ್ನು स्टोरी को उसके बारे में लिखो बरेरी। उन्हें एक स्टोरी को बोलती इस सबक में सिद्धलिंगಯ್ಯ, तो उनकी बोलने वाली स्टोरी के बारे में लिखो। देवनुरा महादेवा इस लेसन के आथर ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ अक्षर के, तो उनको एक पोएट ही, उनका नाम है सिद्धलिंगಯ್ಯ कर को, उन्होंने एक कहानी सुनाती। सो कहानी के बारे में लिखना हमें, कौन सी कहानी बोलती, तो लेसन के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेनेशन में मैं समझा कहूँ, तो वो कहानी के पार्ट को हमें लिखना। तो लिखे तो देखो 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ कभी भी आया तो तुमने याद रख लियो 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स का थोड़ा लेंथी आंसर लिखती, लेकिन रिवार्ड भी तुमने 4 मार्क्स मिलता। चलो अब वो आंसर को सीखेंगे। तो ये टेक्स्ट बुक का पेज में इधर शेयर करको क्वेश्चन को समझाया, तो सेम क्वेश्चन अब आंसर भी समझेंगे। देखो सेम मेन ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ, दिए गए सवाल को 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए। प्रश्न 1 एक सवाल है, सो 21 सवाल। कवि सिद्धलिंगಯ್ಯ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। तो सेम सवाल है नहीं, कवि सिद्धलिंगಯ್ಯ पोएट सिद्धलिंगಯ್ಯ जो है बोलने वाले स्टोरी को समझाओ। कोसी जो है स्टोरी को जो कवि सिद्धलिंगಯ್ಯ देवनूर महादेव को सुनाती। तो उत्तर जवाब में लिखती, कवि ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯೆಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ, ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಫಲ ಕೊಡುವುದು ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ।
तो सबसे पहले लिखती कवि सिद्धलिंगಯ್ಯ पोएट सिद्धलिंगಯ್ಯ जो ही ಹೇಳಿದ ಅವನು बोलने वाली कथे ಎಂದರೆ स्टोरीगतो कहानीगतो भूमि के बिद्दा बीजा ज़मीन पे गिरने वाला बींज ಎದೆಗೆ बिद्दा अक्षरा सीने पे गिरने वाला हर्फ ज़मीन पे बोने वाला बीज और ಎದೆಗೆ बिद्दा अक्षरा यानी सीने में पड़ने वाला हर्फ यानी भूमि के ज़मीन पे बोने वाला बीज बिद्दा बीजा ಎದೆಗೆ बिद्दा अक्षरा का तो हमें सीखने वाला हर्फ हर एक बंदा जो सीखता है एजुकेशन सीखता है हर्फ सीखता वो इंदल्ल आज नहीं तो नाले कल फला ಕೊಡುವುದು उसका जो है फल मिलता है उसका जो है फ़ायदा मिलता है जो आज तुम्हें एजुकेशन हासिल कर रही है वो आज नहीं समय उसका फल मिलता है जो आज तुम्हें बीज बोर को खेती कर रही है वो कुछ दिन बाद उसका फल मिलता फ़ायदा मिलता है सो ಎಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಕನಿಕೆ एक मॉरल को यहाँ पर ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ एक मॉरल यहाँ पे बोली गई ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ बोले हैं कौन कवि सिद्धलिंगಯ್ಯ और क्या बोली ಅಲ್ಲದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಮತೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಗುಡಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಚಾವಣಿವರೆಗೂ ಮೇಲೇಳುತ್ತದೆ ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಂಚಮ್ಮ ದೇವಿ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ तो ये इसके बारे में उन्होंने मॉरल बोली और ಅಲ್ಲದೆ वो ना होते ಇದರೊಂದಿಗೆ मॉरल के साथ ಇದರೊಂದಿಗೆ कारुण्य समतेय एक हमदर्दी और इक्वालिटी का हमदर्दी और बराबरी का कारुण्य हमदर्दी समतेय बराबरी का कथेಯನ್ನು एक स्टोरी को भी बोल करें ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ एक स्टोरी बोल करें वो स्टोरी देखो ये मेन लिखना सो ये स्टोरीज तुम्हें लिखना सो ऊपर के पॉइंट तुम्हें भूल गए तो डोंट वरी लिखे तो अच्छा ये स्टोरी मेन बोल कोई सो कथे बरेरी को ये स्टोरी लिखना ಅದೆಂದರೆ वो कहानी क्या कहतो ಒಮ್ಮೆ एक बार ग्रामದ ಜನರೆಲ್ಲ गांव के लोगां सभी विलेज के लोगां सभी गांव के लोगां थे उन्हों सेरी उन्हों सब मिलको गांव के लोगा मिलको तम्मा देवतेगे उन्हों जो मानते थे अपनी गॉडेसेस अपनी भगवान को गुड़ी कट्टलू एक छोटा सा मंदिर बनने को शुरू करती आरंभिसुत्तारे तो भगवान है उसका मूर्ति रहता है तो उसको एक छोटा सा मंदिर बनेंगे भी कर को शुरू करती सो गुड़ी या उस मंदिर का कट्टड़ा उस मंदिर का जो छोटा सा घर छोटी सी बिल्डिंग चावणिया वरेगो छत तक दीवार चढ़ती है वो छोटा मंदिर बन रही दीवार छत आना छत उठाना छत डालना रूफ तब तक जो है वो दीवार चढ़ाती वहाँ तक चढ़ता है मेले एಳುತ್ತದೆ वहाँ तक होता है आगा तब क्या होता है इद्दक्किद्दंते रह सकाच इमीडिएटली क्या होता तब मंचम्मा देवी जो भगवान है जिसका मंदिर बन रही मंचम्मा गॉडेस मंचम्मा देवी भक्तनोब्बना वहाँ के एक गांव के आदमी के ऊपर एक डिवोटी के ऊपर उसके आंख के ऊपर मेले उसके ऊपर आता यहाँ तक बोला था मेले अब आगे पढ़कर समझाता हूँ तुमने मेले ಆವಾಹನೆಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ನಿನಗೊಂದು ಗುಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಉಂಟಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ನನಗಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ನನಗೂ ಬೇಡ ಎಂದು ಮಂಚಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ तो अब वो मंदिर के दीवार जो है छत तक उठा डालती तब रहते रहते ही क्या होता है जो गांव का एक बंदा रहता है बनलेख रहती है एक डिवोटी रहता है उसके आंख के ऊपर आह्वाहने यानी उसके आंख के ऊपर वो गॉडेसेस मंचम्मा देवी उसके जिस्म में आ जाता है आह्वाने का तो उसके आंख में भगवान आ जाता है वो भगवान और बोलता है कि येन मारता इद्दीरी येन क्या मारता इद्दीरी कर रही क्या कर रही येन मारता इद्दीरी क्या कर रही ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ तो इस तरह से वो भगवान आजा को गॉडेस उस बंदे के आंख पर इस तरह से सवाल करती है कि बताओ क्या कर रही येन मारता इद्दीरी क्या कर रही तुम्हें तो गांव वाले बोलती पूरे मिल को स्टॉप कर डालती काम करना और बोलती इस तरह से निनगोंदु माँ तुझे एक यानी भगवान को बोल रही सो तुझे एक गुड़ी एक छोटा सा मंदिर कटता इद्दीवी बन रहे हैं एक छोटी सी मंदिर बना रहे हैं तुम्हारे वास्ते
ताई माँ यानी भगवान फीमेल है ना गॉडेस, तो उसके वास्ते माँ कर को बोलती ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, इस तरह से गांव वाले बोलती। तो तब भगवान रिप्लाई करता जिसके आंग में आखरता उन्हें, निमगेल्ला तुमना सभी मने उंटा, तुमना सभी घर आएं क्या, मंजे क्या कि मंदिर बन रही, ओके, तुमना सभी घर आएं क्या ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, तब इस तरह से सवाल करते हैं, भगवान सवाल करता है तुमना सब घर हैं क्या। तो उनमें से अल्लोब्बा, वहाँ पे जो खड़े रहती गांव के लोग, उनमें से एक जना उठ को ननगिल्ला मुझे नहीं, ताई माँ ए माँ भगवान मुझे नहीं है ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ करको गांव का एक आदमी बोलता है, इस तरह से बोलता मुझे घर नहीं। हागादरे वैसा का तो ಎಲ್ಲರಿಗೂ सभी को भी जो है, सबको भी जो है, मने आगुवरेगू घर होय तक, सबके जो है उनके खास घर होय तक, उनके घरा होय तक, ननगू बेड़ा मुझे भी मंदिर नक्को, मेरा भी घर मत बनाओ ಎಂದು मंचम्मा, यानी वो मंचम्मा गॉडेसेस जो विलेज की गॉडेसेस ग्राम देवते है, वो माँ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, जिसके आंग में आकर होती है उन्हें बोलती है ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ। तो इसमें क्या बता रही, जैसा ही इसके आंग में गांव के बंदी के आदमी के जो आंग में आती है भगवान मंचम्मा देवी, तो सवाल करती है गाँव वाले से, क्या कर रही कर को सवाल करती है। तो गांव के लोग काम करना रोक को, तुझे एक मंदिर बना रही माँ कर को सब भी बोलती। तो भगवान जिसके आंग में को दोबारा रिप्लाई करती है कि तुम ना सभी घरा ही क्या कर को सवाल करती है दोबारा। तो उनमें से गांव में से एक आदमी उठ को उन्हें बोलता मुझे घर नहीं माँ कर को बोल डालता। तो वैसा का तो सबको देखो घर होए तक मुझे भी छोटा सा मंदिर या घर तुम्हें जो बना रही वो नक्को कर को, जो मंचम्मा ताई जो मंचम्मा जिसके आंग में आको रहती, आवाहन होको रहती, आवाहन का तो आंग में आना भगवान, तो वो बोलती है इस तरह से। तो आके क्या बोलती, ಅಂದಿನಿಂದ ಮನೆ ಮಂಚಮ್ಮ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾದ ತಾಯಿ ಚಾವಣಿ ಇಲ್ಲದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿತಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। तो अंदिनिंदा उसरो से मने मंचम्मा, मंचम्मा बिकम मने मंचम्मा, मने का तो घर की मंचम्मा यंदे कर को प्रसिद्धलादा, यानी मशहूर और मारूफ होती है, फेमस हो को ताई माँ जो मंचम्मा का जो गॉडेस है उन्हें छावनी इल्लदे, आज तक भी उसको छत नहीं बन को बने सर का वैसा रखो, गुड़ियल्ली उस मंदिर में पूजितಳಾಗಿ पूजा की जा रही है और ಎಲ್ಲರನ್ನು और सभी को जो है अनुग्रहिಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, आशीर्वाद दे रही है। तो लास्ट में बता रही उसका स्टोरी का अगला पार्ट कि उस दिन से मंचम्मा, सिर्फ मंचम्मा देवी जो थी वो गॉडेस का नाम मने मंचम्मा कर को पड़ा। तो सबके वास्ते घर को उन्हें चाहिए ना, उसके वास्ते मने का तो घर कर को उन्हें वहाँ से मशहूर और मारिफ हुई। तो आज तक भी जो है उसका छत नहीं बना गया है, उसी मंदिर में उसकी पूजा की जा रही है और सबको उन्हें आशीर्वाद दे रही है। तो ये जो थी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, तो तुम्हें लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूछी कवि सिद्धलिंगय्या कौन सी स्टोरी बोली को, तो स्टार्टिंग के तुम्हें जो एक दो लाइन नहीं लिखे तो भी परवाह नहीं, बट ये स्टोरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछी। सोच क्या है यहाँ पे, कवि सिद्धलिंगय्या ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನು बरी, कवि सिद्धलिंगय्या बोलने वाली कहानी लिखो अगर को, शुरू के लिख देना बात के बोल जाना वैसा कराना को, सेकंड का जो पार्ट है वो मेन वो स्टोरी लिखना तुम्हें, वो उतना लिख डाले तो तुम्हें 4 मार्क्स मिलती, डोंट वरी। तो करेक्ट लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करना, नीट से पंक्चुएशन मार्क्स सब यूज़ करना, कांका इन्वर्टेड का मार्क कोई फुल स्टॉप हाकोई, तो लेखन चिन्हಗಳು पंक्चुएशन मार्क का व्याकरण क्लास में करको, तो उसे देख को समझ को उसी तरह से तुम्हें यूटिलाइज करके लिखो। तो दोबारा एक बार ओवरऑल समझाता हूँ, पोएट सिद्धलिंगय्या जो है बोलने वाली स्टोरी को समझाओ। तो बुनियादी पॉइंट्स लिखती हैं कि कवि सिद्धलिंगय्या जो है, पोएट सिद्धलिंगय्या बोलने वाली स्टोरी क्या कहते हो, सबसे पहले एक मॉरल बात बताती हैं, क्या कहते हो, ज़मीन पे पड़ने वाला बीज और सीने पे पड़ने वाला हुर्फ आज नहीं तो समा उसका फल या फ़ायदा पहुंचता है, कहीं की एक मॉरल बात को न बताती, वो ना होते अब ये जो स्टोरी बोलती हैं इसके साथ एक रहमी, एक हमदर्दी और समानता, इक्वालिटी की एक बराबरी की एक कहानी सुनाती हैं। वो क्या कहानी का, तो एक गांव रहता है, तो वो गांव के लोग सभी मिल को क्या करती हैं, अपने जो ग्राम देवता रहती है, अपनी विलेजेस की जो गॉडेसेस रहती है उसको एक छोटा सा मंदिर बनाने को शुरू करती हैं। तो अब मंदिर की जो दीवार जो है छत तक जो है उठा डालती, तभी अचानक क्या होता है, वो मंचम्मा जो गॉडेसेस है एक डिवोटी के अंग में आती है।
यानी आह्वान्य होती है। एक डिवोटी, एक गांव के आदमी के ऊपर जो है वो गॉडेसेस जो मंचम्मा ये है भगवान, वो आती है, आको सवाल करती है कि सभी गांव वालों से क्या कर रही तुम्हें करको सवाल करती है। तो जो पूरे गांव के लोग मिलकर मंदिर बना रहे थे ना, रोक दल को काम को स्टॉप करको बोलती तुझे एक मंदिर बना रही माँ करको बोलती, रिप्लाई करती गांव वाले लोग जो काम कर रही मंदिर बनने की उन्होंने। तो भगवान अब दोबारा रिप्लाई करती है तुम ना सभी घरा ही क्या, तुम्हारे तुम ना घरा ही क्या करको सवाल करती है। तो उनमें से एक बंदा, एक डिवोटी जो है, जो मंदिर के ने खड़ा रहता, गांव का आदमी उन्हें बोलता है नहीं माँ मुझे घर नहीं करको उन्हें बोलता है। तो ये सुन को उन्हें इस तरह से भगवान जो है जिसके आंख पे आकर होता रिप्लाई करते हैं, वैसा का तो सबको भी घर होए तक मुझे भी जो है घर नको करको मंचम्मा जो है जो गॉडेस से उन्हें बोलती है। तो उस रोज से उन्हें मंचम्मा करको जो बुलाया जाता था, उस रोज से उसको मने मंचम्मा करको लक़ब देखो बुलाने गया। इस तरह से उन्हें मशहूर मारूफ भी हो गई और आज तक भी जो है बिना छत के वो मंदिर में पूजा उस भगवान की जा रही है और वो सबको आशीर्वाद भी दे रही है। तो ये हुआ यदेगे विद्या अक्षरा का, इतना इस क्लास में समझाया। तो आज हमें क्या क्या सीखे क्लास में एक बार तुम ना हाईलाइट करके बता दो, तो जो कि टेस्ट और एग्जाम के रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हमें आज सीखे। सबसे पहले ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ में है ना, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ में 6th और 7th क्वेश्चन आंसर्स को सीखे जो कि 1 मार्क्स, राइट। उसके बाद 3-4 वाक्य के फर्स्ट एंड सेकेंड जो कि 2-2 मार्क्स के वो सीखे। बाद में 8-10 वाक्य का एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का, वो सीखे। सो ओवरऑल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मार्क्स का इस क्लास में हमें सीखे, जो कि हमारे टेस्ट और एग्ज़ाम के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी इस लेसन के यदेगे विद्या अक्षरा के अभी भी एक्सरसाइजेस ही आगे वाले मेन्स ही स्वारस्य बरेरी संदर्भ के मेन और कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एक्टिविटी के मेन्स ही। तो ये आने वाले क्लास में यानी पार्ट 5 में जो अगले एक्सरसाइजेस हैं संदर्भ सहित, वहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा।